अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर है में मैं हूं आपके साथ आज समीना पाशा। जैसा कि आप लोग जानते हैं सईद काजी साहब जो कि इसके रेगुलर होस्ट हैं प्रोग्राम के, अपने भाई की वफ़ात के बायस अवेलेबल नहीं हैं, तो ये प्रोग्राम आज भी मैं ही कर रही हूं। और आज भी बड़े अहम मामलात हैं जिन पर हमें गुफ्तगू करनी है। एक तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग हुई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू होगी। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात चलाने के हवाले से जो पिटिशंस हैं उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट रही आपको आगाह भी करेंगे और मुख्तलिफ पहलुओं से अहाता करेंगे। साथ ही साथ जनाब लंदन में बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी अहम शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं। लंदन अक्सर ही पाकिस्तान की सियासत में तवज्जो का मरकज़ बन जाता है, वहाँ पर जो सियासी शख्सियात जमा होती हैं और जो भी उनकी प्लानिंग्स होती हैं उसके हवाले से। तो क्या कोई नया लंदन प्लान तैयार हो रहा है, क्या है वो, उस पर थोड़ी बात करेंगे। और फिर कुछ गुफ्तगू करेंगे जनाब बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि जैसे वो कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी समेटने वाले हैं आइंदा इलेक्शन में, आइंदा मुमकिना इलेक्शन में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो पीपल्स पार्टी ही जीतती है, कामयाब होती है। क्यों है उन्हें इतना यकीन, कुछ बात करेंगे इस हवाले से भी। और लास्टली बात करेंगे मईशत की, वज़ीर आज़म की मुलाकातें IMF से, उनकी गुफ्तगू, लेकिन वज़ीर ख़जाना आंखें दिखा रहे हैं। ये डबल पॉलिसी क्या है, वज़ीर ख़जाना कुछ परफॉर्म तो नहीं कर सके IMF के हवाले से, तो फिर वो किस बात के लिए इतना ज़्यादा अपना एटीट्यूड भी दिखाते हैं। और आज सहाफ़ियों के साथ भी उनकी बड़ी तलखी हुई है, तो इसके ऊपर भी ख़ास तौर पर बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहूँगी। और आरिफ भट्टी साहब मुझे लंदन से ज्वाइन किए हुए हैं, और इसके साथ साथ जी भट्टी साहब हमारे साथ लंदन में से ज्वाइन किए हुए हैं, और साथ साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है मेरे साथ स्टूडियोज़ में। और मज़ीद मेहमान भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे, तो वो भी हम साथ में उनकी गुफ्तगू भी शामिल करेंगे। तो बात का आगाज़ कर लेती हूँ जी भट्टी साहब से। भट्टी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी ये फ़ौजी अदालतों के मामले के हवाले से, लेकिन सर इसमें आज कोई बहुत बड़ी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि 2 जज साहिबान ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने खुद को इस बेंच से अलग कर दिया। उनका कहना यह है कि चूँकि बेंच की तश्कील के हवाले से जो एक फ़ैसला महफूज हुआ पड़ा है, प्रोसीजर रूल जो है, तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि जी जब तक वो फैसला नहीं आ जाता हम बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। ये है इसके अंदर डेवलपमेंट। आपका इसके ऊपर कमेंट क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो समीना, सईद कादी साहब जो हमारे भाई हैं, उनके बड़े भाई कादी अमीन थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड। मुझे भी वो शफकत की तरह, भाइयों की तरह करते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बंद करे और अल्लाह ताला हमारे भाई कादी सईद को सब्र दे। कादी जो अमीन है बड़े ही शफकत और बड़े ही प्यारे आदमी थे, मेरी कई मुलाकातें नहीं है, अब वो अल्लाह ताला दर्जा। दूसरी बात, मोहतरम फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक साहब ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने तो वैसे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में तो अदालतों की जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं मानता कि मुल्क में, पाकिस्तान में आइन है, कानून है। जिस अदालत में फ़ाइज़ ईसा साहब, वो अभी आइन बना ही नहीं, जिसे 7 रुकनी बेंच ने स्टे दी है, मतलब है मजाक बन गया है। अदालतें तो काबिल एहतराम है, अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट की अदालत है, ठीक है। लेकिन भट्टी साहब, अब एक चीज तो है ना कि वो जरा उसका फैसला तो हो जाए, क्योंकि जो केस है उसमें तो ये बात लिखी हुई है कि जो 3 रुकनी कमेटी है वो बेंच तश्कील दे सकती है, और जाहिर हम कोशिश करेंगे इस पर आईनी और कानूनी माहिरीन की राय भी जाने, वो कैसे देखते हैं। तो एक मैं आपसे जरूर लेकिन कमेंट जानना चाहूंगी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत महीनों से ही, तकरीबन मेरे ख्याल 2-4 महीने से कोई भी मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे, सिर्फ चैम्बर में कुछ वर्क करते हैं, लेकिन किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनते। और बड़ी इस पर तनकीद की जाती है कि जी वो बनते नहीं है, उन्हें बिठाया नहीं जाता, बिठाया है तो वो खुद ही नहीं बैठे। जज कभी अपनी मर्जी से नहीं फरमा सकते कि मैं इस बेंच पे बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने तो आज तक 32 साल सहाफत में नहीं देखा। ये चीफ जस्टिस का है, जब हाँ अगर वो आइन पास हो जाता, उसे हाई कोर्ट में कोई नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करता, उसको स्टे नहीं होता, तो फिर उनका हक था। इस तरह तो एक पुलिस वाला अफसर कहेगा जाओ मैं इसके नीचे काम नहीं करता, एक और सेक्रेटरी कहेगा मैं चीफ सेक्रेटरी के नीचे काम नहीं करता। ये क्या मजाक है यार, अनबिलीवेबल है। ये देखें, ये नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स बननी है, नहीं बननी। 9 मई के वाकया पर मेरा भी दिल खराश है, आपको भी तकलीफ है। मेरे घर पे आग लगी, मुझे लगी, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ लोग
जज साहिबान पहले अखबारात नहीं पढ़ा करते थे, शादियों में नहीं जाते थे। हमें पता है कौन रात किसके घर में जाता है। समीना, हमें आइन की अगर हुक्मरानी ना होगी, मुझे बताएं, मैं आप या कोई भी फर्द वाहिद पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो, सरकारी अफसर हो, मुलाजम हो, सिवाय अदालत के हमें कौन इंसाफ देगा? अगर अदालतों में ही इख्तलाफत हद से ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए, बेंच बनने पर लड़ाई हो, आज इस वक्त तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है तो बेंच दे। लेकिन ये अब एतजाज एहसन साहब जैसे साहिब इल्म उधर पेश हुए, अगर ये नहीं होना, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंसाफ के लिए बेहतर नहीं है और हमें कौम की बजाय खजूम बनाया जा रहा है। ऐसी तरीकों से अंग्रेज करना चाहिए, क्योंकि अदलिया मेरी है, अदलिया आपकी है, 22 करोड़ की है। बिल्कुल ठीक। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हर अदारा हमारा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो तकसीम का तासुर दिया जा रहा था शायद वो सही है। अभी आपने कहा कई फैसले, मुझे एक पता है अहम तरीन शख्सियत में बिलावल ने, आपने एक बात कही, इसके बाद शहजाद भट्ट साहब है, मैं इनका टाइम नहीं जाया करूंगा, बिलावल सीवी में बहुत पीछे रह गया है, नून लीग बहुत आगे आ चुकी है, बिलावल सीवी में बहुत पीछे रह चुके हैं और सिंध तक महदूद कर दिया गया है और पैगाम भी दे दिया गया। और दूसरा, कभी इम्कान है 90% के इलेक्शन इस साल नहीं होंगे, कभी इम्कान है 90%, क्योंकि सितंबर में एक अहम चेंजिंग होनी है। उसके बाद भट्टी साहब, आपने तो बड़ी अहम खबरें दे दी हैं प्रोग्राम के शुरू में ही, और मैंने तो अभी सारा प्रोग्राम इनके ऊपर करना है। तो भट्ट साहब, आपको थोड़ा सा मैं इंतजार और करवाऊंगी गुफ्तगू के लिए। मुझे अजान ब्रेक की तरफ जाना है, अजान ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जरा खुल के डिस्कशन करेंगे इन तमाम पहलुओं पर। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। तो धमाकेदार खबरों से भट्टी साहब ने प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। अब हमारे पास काफ़ी कुछ है डिस्कशन के लिए, लेकिन मैं भट्ट साहब की तरफ जाऊंगी। भट्ट साहब, चूँकि बात पहले वहाँ से हो रही थी, अगर आपने उसके ऊपर कमेंट करना है, मैं कोशिश हमारी है कि जनाब हम कोई आइनी और क़ानूनी माहिर ही लें इस मामले पर बात करने के लिए। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है, ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और इसका फ़ैसला क्या गैर मुतनाज़ा कहा जाएगा? क्योंकि अगर जज साहिबान अलग हो जाएं तो फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी कि जी 7-3 तो 4-3 तो 5-2। देखिए समीना, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी 25 अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा जो चल चुके हैं, जिनमें सिविलियन भी शामिल थे। अब बात यह है, और पीपल्स पार्टी भी मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो इस चीज़ की सख्त तरीन मुखालफ थी वो भी क्लोज होती जा रही है इसी स्टांस के जो इस वक्त हुकूमत लेके चल रही है। सवाल ये है, एतजाज एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, मुलाकात भी हुई बड़े साहब से, चीफ से मुलाकात के बाद पिटीशन वो खुद बने हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी खबर ये है कि ये बेल मंडेर चढ़ती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। क्योंकि मुल्क की जो इस वक्त सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर इनकी फेवर में जा रही है। लेकिन यहाँ इस बात को मुकम्मल करने में करारदाद भी इनके हक में मंजूर हक में आई है। लेकिन मैं इस बात को मुकम्मल करते हुए इस वक्त चूंकि मैं PUJ का प्रेसिडेंट हूँ, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, तो मैं एक बात जरूर यहाँ पर करना चाहूँगा। इस सवाल से ज़्यादा मेरे लिए अहम वो है जो आज मेरे वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट के मुँह पर एक तमाचा मारा है। वो तमाचा जो है वो पाकिस्तान की सहाफ़त के मुँह पर तमाचा है। सवाल ये है कि एक जर्नलिस्ट का हक है कि वो सवाल करे, आपका ये इस्तेकाक है कि आप उसको नो कमेंट कह दें, आप जवाब ना दें, ये आपकी मर्जी है। आपको वो दौर भूल गया है जब आप इंग्लैंड में नमाज पढ़कर निकले थे, उस वक्त इंग्लैंड के जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल किया था, उस वक्त तो थप्पड़ नहीं मारा था। आज आपके पास 6 पुलिस वाले थे, 4 गनमैन थे, आज आपने उसको थप्पड़ मार दिया। CC फुटेज हर चीज है, और उसका इल्जाम यह है उस जर्नलिस्ट का कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद कैमरा छीन लिया है। इस सिलसिले में भट्टी साहब, आप भी PUJ के सदर रहे हैं, कभी ये दौर हमने देखा था कि सहाफियों की अब सियासतदानों के हाथों पिटाई भी होगी? इस पर आप क्या कमेंट लूंगा? शहजाद भट्ट साहब, आप हमारे लीडर हैं। अफसोस तो ये है, थप्पड़ एक सहाफी को नहीं पड़ा, पूरी सहाफी कम्युनिटी को पड़ा है। लेकिन जब सहाफी तकसीम कर दिए जाए, दौलत में अपने आप को तकसीम करे, बहुत बहुत अच्छे सहाफी हैं, ये याद रख ले, इस्लामाबाद के एक सहाफी को नहीं पड़ा,
शेदाद भट्ट साहब को भी पढ़ा, हामिद मीर को भी पढ़ा, काशिफ बासी को भी पढ़ा, आरफ अमीन भट्टी को भी पढ़ा। लेकिन पाकिस्तान में 14 माह से सहाफत की तदफीन हो चुकी है, उसको कफन भी नहीं पहनाया गया, सहाफत को गुस्ल देने की भी इजाजत नहीं दी जा रही, बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है 14 माह से। कि मैं हल्फन कहता हूं, मैंने मुशर्रफ दौर में 2 दफा जिसम खून आलूद हुआ है, लेकिन इससे 5% भी तकलीफ नहीं थी। भाट साहब ये आप भी जवाबदेह होंगे, जितने मुंतहिब नुमाइंदे हैं सब जवाबदेह होंगे। ये खुश ना रहें कि ये उसको थप्पड़ पड़ा है। इसमें तो सहाफी शहीद हुए, सहाफियों को नौकरियों से निकाला गया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। ऐसे में समीना मुझे ये बताएं, मैं इसे सिविल मार्शल ना कहूं तो और क्या कहूं? मैं कोई बात भी अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहा, मेरे होंठों पे मजबूरी की जंजीरें बंधी हुई हैं, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है खौफ कोई की। बात नहीं भट्टी साहब, ये भी वक्त गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। हम तो यही बात कर रहे थे। बात सुने, आखिरी में भट्ट साहब सदर है मुस्लिम लीग नून की एक अहम रहनुमा ने एक सहाफी का पता साफ करने का रोजाना ऑर्डर देती है, इन्हें जेब देता है। इन्हें चाहिए, हमारी इनसे सहाफी कोई भी किसी जमात से वाबस्ता नहीं होता, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। एक दफा मोहतरमा कुलसूम नवाज साहब को पुलिस पकड़ने गई तो मैं अपनी गाड़ी में उन्हें बचा के लेके गया। ये फरमाइएगा सर, ये इतनी आपने हुकूमतें देखी हैं, लेकिन खास तौर पर आपको क्या लगता है जो PMLN जब भी पावर में होती है तो क्या आप महसूस करते हैं कि ये कोई इस तरह का ज्यादा सहाफत के लिए तंग हो जाती है सिचुएशन? नहीं, हमें इसका कोई कसूर नहीं, इतना कभी नहीं होता। पुराना दौर भी कभी मिसाली नहीं था, लेकिन ये दरअसल जियाउल हक की वाक़यात है। समीना मेरी बहन, शायद आप उस वक्त नहीं आई थी, उस वक्त सहाफियों को किले में बंद किया गया, कोड़े मारे गए, अखबारात से खबरें उतार के खाली निशान था। अब वो सेम दौर आ गया है, मैं समझ लो 77 आ गया है। और बदकिस्मती है कि जिनके लीडर जुल्फ़िकार अली भट्टो ने उस डिक्टेटर के साथ मुकाबला करते हुए जान दी, वो जमात भी आज सहाफियों पर कदगन लग रही है। बेनजीर शहीद मेरा छोटा सा सवाल आप ये है कि अगर किसी सहाफी के घर से इंडिया की क्लाशनकोफ निकल आई, FIR दर्ज हो गई, वहां तक तो हम फिर भी मान लेते हैं कि FIR के बाद पाबंदी सलासिल करें। लेकिन जब यही मेरे मिनिस्टर साहब हार्ट टॉक में जाते हैं, वहां सवाल जवाब होते हैं, वहां पसीने निकलते हैं, फिर लंदन की सड़कों पर सवाल होते हैं, तो पाकिस्तानी शख्सियत अगर सवाल करता है तो उस पर थप्पड़ मारा जाता है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, मुझे समीना जरा, ये हमारा और आपका मुश्तरका इशू है। व्हाट्सएप की बात बहुत खूब है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब लंदन में तशरीफ फरमा है, रोजाना सैकड़ों लोग एहतजाज करते हैं। आज तक किसी ने किसी को चूहा? जिस मुल्क में आइन और कानून ना हो वहां इंसानी हकूक की पामाली होती है, इंसानी हकूक को पांव में कुचला जाता है। काबिल एहतराम है, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ के घर के बाहर भी गंदे नारे नहीं लगाने चाहिए, गलत करते हैं कोई भी सियासी जमात हो। लेकिन पाकिस्तान में ये अगवा किए हुए इस नून लीग के दौर में सहाफियों को दरख्त से बांधा हुआ है और मैंने जाके छुड़ाया हुआ है। और मेरी बहन, ये सिविल मार्शल है, जियाउल हक की वाक़यात पूरी आबोताब से इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर, लेकिन कुछ जिम्मेदारी भट्टी साहब जर्नलिस्ट पे भी तो आयद होती है ना। हमने पता नहीं इतनी कमजोरी दिखा दिया है, क्यों नहीं सहाफी बॉयकॉट कर देते वजीर खजाना की किसी भी तकरीब का, क्यों नहीं हम हुकूमती तकरीबात का बॉयकॉट कर देते कि जब तक इस किस्म के वाकयात की रोकथाम ना हो तो हम लोग भी अपना कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ शो करें ना। बिल्कुल, ये समीना ये बात हुई है, मेरी बात हुई है। ये हम तकसीम है। मेरी शहजाद भट्ट साहब से गुजारिश है, तमाम यूजे और प्रेस क्लब की मीटिंग बुलाई जाए और उनके आगे हाथ जोड़ा जाए। खुदा के लिए, हम किसी सियासी जमात के तर्जमान नहीं है। खैबर में हो, बलोचिस्तान में अगर सहाफी के साथ ज्यादती हो रही है तो उस पर आवाज बुलंद करे, लेकिन पूरा मन। भट्टी साहब, मेरी यही बात मैं आपको कह रहा था और समीना को कि मेरी PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट GM जमाली और जनरल सेक्रेटरी राना अजीम से भी बात हुई है। 24 घंटे का टाइम दिया गया है इस हकदार साहब को, या तो वो इस बात पर माफी मांगे, वरना इस पर जूम पे जो हमारी मीटिंग हो रही है इस पर बाकायदा एहतजाज किया जाएगा। इस बात को समीना हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल ठीक है, छोड़नी भी नहीं चाहिए वरना ये रूटीन बन जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते, सियासी मामलात लंदन में जनाब बड़े अहम
मुलाकातें और मेल मुलाकातें चल रही हैं और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी मुलाकात हुई है, तरीन साहब भी वहाँ मौजूद हैं, ओन चौधरी साहब भी, और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है या होने वाली है। फिर शहबाज शरीफ साहब भी फ्रांस का दौरा करके वहाँ पहुँचने वाले हैं, मरियम साहिबा को भी बुला लिया गया। तो खासी अहम शख्सियात इस वक्त लंदन में मौजूद, और सबसे बढ़कर अहम शख्सियत हमारे भट्टी साहब भी वहीं पर मौजूद है। तो भट्टी साहब, यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब PMLN छोड़ना चाहते हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके? देखें समीना, नमाज रोजा फर्ज है तो इस्लाम में जान बचाने भी फर्ज है। शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात अच्छी नहीं रही। अच्छा, इनफैक्ट शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात अच्छी नहीं रही। जो मेरी इतलात हैं, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करा दी गई है कि अब पीपल्स पार्टी को फेडरल हुकूमत नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी के साथ एंड पे बिल्कुल खात होगा और फिर वो सिंधु देश का नारा लगाएंगे। इनकी मुलाकातें मैटर नहीं करती नवाज या शहबाज शरीफ की। किसी एक को रोकने के लिए उन्हें एक ऐसी हुकूमत चाहिए कि जिससे वो जिसको रोकना चाहते हैं उसके बारे में सख्त इक़दाम किया जाए। आज इस वक्त तक, परसों रात पीर वाले दिन पाकिस्तान के थे रात के 8 और यहाँ थे 4, नवाज शरीफ साहब को मुबैना यकीन दहानी कराई गई है कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब आप चाहेंगे। जब नवाज शरीफ, आइन नहीं, कानून नहीं, PDM नहीं, अपोजिशन नहीं, हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, एक इख्तियारी मोहतरम नवाज शरीफ जब चाहेंगे। मैं परसों रात कह रहा हूँ, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तरदीद कर दें, फिर उनको बताऊंगा उनकी क्या डील हुई थी। तो इन्हें कहें सहाफियों पर जबर और जुल्म बंद कर दें खुदा के लिए। लेकिन जरदारी साहब तो कह रहे थे कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊंगा, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ करवाएंगे। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मैटर नहीं करते। अच्छा। मैंने, मेरी अपनी राय है और गलत हो सकती है, मैं कोई खत्मी तो नहीं पाकिस्तान में। तो नहीं, मैं इसलिए ये कर रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं दोनों तरफ ही बताया जा रहा है कि आप ही बनेंगे वजीर आजम कोई। ये वैसे समीना आपकी छठी इसमें ये भी हो सकता है। कई दफा फुटबॉल एक डी से दूसरी डी में जाते हुए देर नहीं लगती, एक जोर से किक मारनी पड़ती है। लेकिन अभी तक मेरी नजर में पलड़ा नून लीग का भारी है बज़ाहिर बादी नजर में। और इलेक्शन भी 8 अक्टूबर को, और आज बोर्ड में जो 2 जज सेवा नहीं बैठे, इसके असरात आपको आइंदा चंद दिनों में नजर आएंगे। ओके, तो भट्ट साहब आपकी क्या खबर है? सर जी, देखिए समीना, आपने तो निगरान वजीर आजम भी कल बता दिया था, उधर वो कह रहे इलेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है। देखिए समीना, बात यह है, जब पुरानी मिसाके जमहूरियत हुई थी, तो जहां पर आज हैं आर भट्टी साहब इंग्लैंड में, मैं भी उस मिसाके जमहूरियत में इंग्लैंड में था, तब वहां एहसन हमारे मुस्लिम लीग नून की जानब से और शहरी रहमान साहबा लिख पढ़त की मास्टर है। ओन चौधरी साहब को स्पेशल तौर पर बुलाया गया है जंगीर तरीन ने इंग्लैंड में। उसकी वजह यह है कि अब वहां पर लिख पढ़त होने लगी है। ये जो बात है, ये एक नई मिसाके जमहूरियत है जो पहले हुई थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। अब जो है इस्तेकामे पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो लिख पढ़त हो रही है, उसमें ओन चौधरी साहब एक किरदार अदा कर रहे हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को खसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है। अब ये भट्टी साहब के पास खबरें बड़ी है, लेकिन बात सिर्फ एक ही है। अब मुस्तकबिल में अगर पूछते हैं, हम भी हंस लें थोड़ा सा। साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी जो 2 खबरें हैं मैंने पकड़ी हैं और मैं उसकी तस्दीक करता हूं। जो आपने कहा CV बिलावल की पीछे रह गई, इसी खबर को लेके मैं आगे जा रहा हूं और यही मेरी इंफॉर्मेशन है कि इस्तेकामे पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो अब मिसाके जमहूरियत हो रहा है, यही फ्यूचर का प्लान है। आपकी राय? भट्टी साहब पहले तो मुझे बताएं ना, पहले आप हंस क्यों रहे हैं, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? अच्छा समीना, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, नवाबजादा नसूरुल्लाह, हाँ कभी कभार वो कहते थे सुनता जा शर्माता जा। वो रजिस्टर्ड होता था पहले दौरों में, कुछ पता नहीं बुक शुक पे लिखते थे हम किताबों पे। अगर लिखने वाला कोई मिलता था पुराने जमाने में, लिखने वाला कोई होता था ना। नहीं, उधर बहुत सारे टेलीफोन होते थे, बहुत सारे टेलीफोन पड़े होते थे, लेकिन खैर लिखाई अच्छी होनी चाहिए। अगर जिस मिसाके जमहूरियत को ओन चौधरी गार्डन टाउन से लिख रहा है
या अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमा, तू अपना करम फरमा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लोग बेसबब असबाब नहीं तो सर ये और मैं बता एक बताएं ना बात, फिर ये जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे हैं और कहा जा रहा है कल उनकी मुलाकात भी होनी है, तो क्या PMLN और जहांगीर तरीन मिलने जा रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद बनाएंगे या बाद में, क्या उनके दरमियान? शहजाद भट्ट साहब को अभी मैं 3 नंबर भेजता हूँ, वो ओन चौधरी की पहले हिस्ट्री पता करे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। चलो सर माफ और कर एक दो, मियां नाम के बंदे दा उन्हां नाल की वास्ता सी, तो उस वेले रेट की सी, लेकिन ये खैर छोड़ दे। देखे नहीं इंतखाबी इत्तेहाद बन रहा है। हाँ जी सर। जहांगीर तरीन साहब अहम शख्सियत है, लेकिन मेरी इतला है कि जहांगीर तरीन साहब के भी इल्म में ये बात आ चुकी है, मेरी उनसे बात भी हुई है। अच्छा। ये एक रीजनेबल नाम है। मेरा अपना ख्याल है इलेक्शन थोड़े से डिले होंगे, क्योंकि हुकूमत जिस तरीके से किसी भी मुखालिफत सियासी जमातें करती रहती हैं, खत्म करना चाह रही थी, वो हदाफ अभी तक पूरे नहीं हो सके। इनमें अलायंस हो सकता है, मिलकर बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस्तेकाम में पाकिस्तान से जो तवक्को की जा रही थी, देखिए एक होता है इलेक्शन कराना, एक होता है रिजल्ट अनाउंस करना। अगर रिजल्ट पहले बन चुका है तो मैं उसके बारे में ज्यादा बाखबर नहीं हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी पीछे रह गई है, नून लीग आगे आ गई है, और जहांगीर तरीन अभी तक उतने अहम इस्तेकाम में पाकिस्तान नहीं बन सके। उसकी बदकिस्मती है, अन्ना मंगे रोड़ियां कि ठीक है। चलिए भट्टी साहब, ये आपने खबरें अच्छी दी हैं, भट्ट साहब को लेती हूँ। सुने सर, वो ये जो सिविलियन वाला हमने बात की थी, सिविलियन मुकदमे फौजी अदालतों में चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या होगा? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान कादिर साहब, जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं और कानूनी माहिर भी, तो उनसे थोड़ा इस मामले पर होते हैं, रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये आज सबसे पहले जो अहम डेवलपमेंट थी, काजी फायज ईसा साहब और तारिक मसूद साहब जस्टिस साहिबान दोनों ऑनरेबल अलग हो गए बेंच से, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या उनकी रीजनिंग ठीक है? एक फैसला भी आया ही नहीं और उससे पहले ही वो उसकी बुनियाद पर अलग हो गए बेंच से। सर फैसले आ चुका है, उन्होंने उस फैसले को वायलेट करके बेंचेस बनाए हैं चीफ जस्टिस के, और कानून भी आ चुका है जिसके तहत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज बनाएंगे बेंचेस। तो वो तो उन 2 सीनियर जजेस में अगर वो बैठे तो वो भी चीफ जस्टिस के साथ फिर वायलेट करेंगे लॉ को। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो बेंच है ये इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है और ये तरीका नहीं है कानून में, और आपने उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है कानून को, और कानून को उस वक्त मुअत्तल कर दिया है जब वो कानून बना ही नहीं था। और इस तरह की मुअत्तली ना आइन में की जा सकती है ना कानून में की जा सकती है, कहीं भी नहीं लिखा, ना आइन में लिखा है ना कानून में लिखा है, इन्होंने उठा के मुअत्तल कर दिया। तो अगर मेरा वसीम बदामी के साथ तो जो बातें जस्टिस फायज ईसा ने आज की हैं, एग्जैक्टली वही बातें मैंने कल अपने इंटरव्यू में भी की हैं, और मैंने पहले ही एंटीसिपेट कर लिया था, क्योंकि कानून तो मैं भी जानता हूँ ना थोड़ा बहुत। तो इसलिए जस्टिस फायज ईसा का चीफ जस्टिस डेजिग्नेट का ये कह देना कि चीफ जस्टिस ने ये कॉन्स्टिट्यूट जो किया, इनको तो बैठना नहीं चाहिए चीफ जस्टिस को इन बेंचेस पे, खुद ना बैठे, क्योंकि ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स के बारे में, ऑडियो लीक्स के बारे में इतने इमोशनल हो चुके हैं कि आज भी इन्होंने भाषण दिया है उस पर। हालांकि इनके अपने रिश्तेदारों की जो ऑडियो लीक्स आई हैं उससे ये तासुर मिलता है कि ये लॉपसाइडेड बेंचेस बनाए इसलिए जा रहे हैं कि इनका सॉफ्ट कॉर्नर है किसी खास धड़े की तरफ। तो इनको बेंचेस को अपने आप को अलग रखना चाहिए, ऊपर से ये वायलेट करते चले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, पार्लियामान के कानून को। तो इसलिए जस्टिस फायज ईसा ने चूंकि ओथ उठाया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कैसे बैठ कह सकते थे कि जी नहीं, लेकिन कादिर साहब फिर इस पे तो ये सवाल उठेगा कि अभी तो जाहिर है वक्त भी है, जब महफूज फैसला सुनाया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या फैसला है, लेकिन क्या उस वक्त तक फिर अदालतें काम ही ना करें, फिर बेंचेस ही ना बने, फिर तो ये बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। नो, ठीक कह रही हैं आप, यू आर राइट। अच्छा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इलीगली जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं वो काम मत करें, उनको बंद करें काम। इरफान साहब अगर आप इजाजत दे दें एक सवाल करने की। हाँ जी। अच्छा इरफान साहब गुजारिश है, आप कह रहे हैं ये बेंच अनकॉन्स्टिट्यूशन है, कानून में ये बेंच बन ही नहीं सकता, तो ये जितने फैसले होते जा रहे हैं तो फिर हुकूमत इनके खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं भेज रही? अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहे हैं और फैसले भी हो रहे हैं तो क्या हुकूमत को कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? आप क्या समझते हैं? आप भी आईनी माहिर है। मैं समझता हूँ करनी चाहिए, ये मिसकॉन्डक्ट है, बल्कि आपको भी करनी चाहिए। ये मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस और उनके साथ चंद जजेस जो हैं, ये जो इस तरह के बेंचेस पे बना रहे हैं, इस तरह के बेंचेस, खासतौर पे चीफ जस्टिस मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं।
क्योंकि चीफ जस्टिस जो है उन्होंने खुद ही एक इख्तियार लिया हुआ है, लेकिन वो इख्तियार जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिफेक्टो कर रहे हैं, डिजोरे नहीं कर रहे हैं। कानून में डिफेक्टो का मतलब होता है कि इनफेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इन लॉ नहीं कर सकते। इन लॉ तब होगा जब तीनों इरफान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी हैं और बड़े बहादुर ज़बान है, क्या आपने वज़ीर आज़म को एडवाइज किया कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए, अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब? मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बिल्कुल एडवाइस करता हूँ वज़ीर आज़म साहब को भी कि इस चीज़ को भी कंसिडर करें कि क्यों ना एक रेफरेंस जो है वो भेजा जाए। लेकिन वो रेफरेंस जो है इस वक्त वो जो तरीकाकार है वो सदर के जरिए जाता है, डायरेक्ट भी भेजा जा सकता है। तो ये रेफरेंस जो है मैं समझता हूँ कि अवामुन नास में से किसी को भेजना चाहिए और डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना चाहिए। लेकिन आपका वैसे इरफान कादिर साहब आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या वाकई, क्योंकि इस पर बहुत से सीनियर जो रहनुमा हैं, वकला रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब हो, दीगर जो बार्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी आ रही है, वो सब इसके खिलाफ नज़र आ रहे हैं कि सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है ज़ाती तौर पर? मैं कभी ज़ाती राय नहीं दिया करता, वो देंगे ज़ाती राय, मैं ज़ाती राय नहीं दिया करता। मेरी राय वो होती है जो कानूनी राय जो आइन की राय हो। चलिए, तो क्या है कानूनी राय आपकी इस पर? कानूनी राय यही है ना, कानून पढ़ लें, वहाँ लिखा हुआ है कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी कि चीफ जस्टिस। नहीं सर, मैं 9 मई के वाकयात के हवाले से बात कर रही हूँ जी, मैं तो उस पे बात कर रही हूँ, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। 9 मई का जो है और ऑलमोस्ट 29 सिविलियंस जो उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है माजी में, और वो सारे फैसले जो है वो चैलेंज भी हुए थे, वो सब मेंटेन हो गए हैं। और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये व्यू एक्सप्रेस कर चुकी है इन चीज़ों पे कि इस तरह का जो सिविलियंस है वो ट्राई हो सकते हैं। और उसमें जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनका अपना भी एक व्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि वो ट्राई हो सकते हैं सिविलियंस आर्मी एक्ट के लिए। इरफान कादर साहब कोई एक सियासी शख्सियत बता सकते हैं जिसका माजी में 32 लोगों में कोई सियासी 5-6 लोग भी शामिल हो जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ हो दहशतगर्दी के अलावा? देखिए, सियासी लोग जो है ना जी, वो ये नहीं है कि वो ये इस चीज में पनाह ले लें कि वो सियासी हैं लिहाजा वो ना दहशतगर्दी में ट्राई हो सकते हैं, ना फौज की आर्मी एक्ट में ट्राई हो सकते हैं। तो ये, और आज तक ये इस तरह तो कभी किसी ने किया ही नहीं। आप देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो हैंग हो गए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया था कि फौज की इंस्टीट्यूशन पे दावा बोल दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई थी, लेकिन उन्होंने फौज की तनसीबात पे किसी ने दावा नहीं बोला था। और इस तरह से और बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलते हैं कि फौज का और सियासतदानों की फ्रिक्शन जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने दावा नहीं बोला GHQ में। तो ये एक यूनिक चीज हुई और पहली दफा हुई। इरफान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ख्वाजा आसफ साहब भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में अदलिया की मुखालफत को हमने रोकना है, यानी कि वो इस वक्त हुकूमत जो है मेरे ख्याल के मुताबिक आप सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। लेकिन क्या आइन और कानून के मुताबिक, मुझे थोड़ा सा समझाना पसंद करेंगे कि क्या मेरे मुल्क में आइन में क्या लिखा है, पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? आइन में ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कि अदलिया सुप्रीम है। आइन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी जज जो है वो कानून के ताबे होगा और वो आइन के ताबे होगा। और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो अगर कोर्ट ये होल्ड ना कर सके कि वो कानून आइन से मुतसादम है तो उसकी मौतली नहीं हो सकती। इन्होंने उसकी मौतली की हुई है। यही जस्टिस फाइज ईसा ने आज बात की है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ तो उसको स्ट्राइक डाउन करके दिखाएं ना उस लॉ को, आप वो मौतली करके उसको अल्तवा में डाल के आप बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते चले जा रहे हैं। आप इस तरह नहीं कर सकते, उन्होंने ठीक कहा। तो सर फिर इसके ऊपर अब ये भी आपकी मौजूदगी का एक मैं फायदा उठा लेता हूं सुमीना, विद योर परमिशन। सर उसमें ये है कि 3 सीनियर जज से बात चीफ जस्टिस समेत ने कोई बेंच तश्कील दे सकते हैं जो बेंच था। तो क्या अगर फाइज ईसा और जो जूनियर उनसे है 2 मिलके कोई बेंच दे दे तो उनका फैसला कानूनी होगा, चाहे कि उमर साहब बंदियार भी चीफ जस्टिस हो? वो कानूनी होगा। ठीक, इसका मतलब है वो सुबह फाइज ईसा 5 रुकनी बेंच बना सकते हैं अपनी मर्जी का आपके मुताबिक? बिल्कुल बना सकते हैं। नहीं, वो अकेले नहीं बना सकते सर, 3 लोग बना सकते हैं ना प्रोसीजर रूल के तहत। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जो उसके बाद किनका नंबर है, मेरा ख्याल मुनीब अख्तर है या इजाजुल हसन। बची साहब नहीं कह रहे हैं, बची साहब कह रहे हैं कि इरफान साहब ने ठीक कहा, 3 की है कह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस की राय की एक मुख्तलिफ तरफ हो और 2 जजेस एक तरफ हो तो वो
वो 2 जजेस जिस तरफ होंगे उस तरफ बेंच बनेगा। ठीक कह रहे हैं आप। ऑल राइट, चलिए जी, इरफान कादिर साहब थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और एक ब्रेक लेते हैं इसी मौके पर, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और इरफान कादिर साहब की ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू आपने सुनी। अब बात करेंगे जनाब शोएब शाहीन साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी माहिर, उनसे भी जानते हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इरफान कादिर साहब जहां एक तरफ ये कह रहे थे कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे जो बेंचेस बन रहे हैं ये गैर कानूनी तौर पर हैं, गैर आइनी हैं उनकी नज़र में। लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह, अब फैसले भी हो रहे हैं और प्रोसीडिंग्स भी हो रही हैं, क्या इन फैसलों पर अमल दरामद भी होगा या नहीं, तो बहुत सारे इबहाम इस तरह की सूरत हाल में जन्म लेते हैं और फिर वही कॉन्ट्रोवर्सीज हमें नज़र आती हैं जो इससे पहले भी हम देख रहे हैं। अब इस वक्त शोएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी भी इस मामले पर राय ले लेते हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो जी शोएब साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम शोएब सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो जी शोएब शाहीन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा जी, जब तक उनसे आवाज़ हमारी कुछ सेटल होती है तो हम ज़रा भट्टी साहब को पहले ले लेते हैं। भट्ट साहब, ये फरमाइएगा, ये जो इरफान कादिर साहब गुफ्तगू करके गए हैं अभी ब्रेक पर जाने से पहले, तो सर मुझे तो लग रहा है अगर ये बेंच कोई फैसला दे भी देगा, आपके ख्याल से ये हुकूमत उसको मानेगी या वही 14 मई वाले इलेक्शन वाली फैसले वाला हाल होगा इसका भी? देखिए, ऐसा लग रहा है बादी नजर में अब तक जो है कि मौजूदा हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला नहीं मानेगी। इरफान कादर साहब खुद फरमा रहे थे कि अगर फाइज ईसा और सेकंड जो सीनियर है वो बना ले तो वो बेंच लीगल होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच 2 जज साहबान सुनेंगे? ये बड़ी, हम जैसे तालिबे इल्म जो लॉ के हैं इसे समझ नहीं पा रहे। शोएब शाहीन या एतराज हसन जैसे साथ है सर, अब आप कर सकते हैं। जी सर, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी ठीक है। गुजारिश है, अभी इरफान कादर साहब फरमा रहे थे मौजूदा चीफ जस्टिस का बेंच बनाना ही गैर आईनी, गैर कानूनी है, हम इनका फैसला ही नहीं मानते और मैं कहूँगा प्राइम मिनिस्टर को उनके पास जुडिशियल रेफरेंस भेजा जाए। तो क्या ये बेंच आज जो बैठा है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है? पहली बात तो ये है कि इरफान कादिर साहब को 87 वजीर व मुशीर में से 45 वो हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, जिसमें से एक ये इरफान कादिर साहब भी हैं। इरफान कादिर साहब की पूरी ड्यूटी ही पूरे इस अपने मुशीर और वजीर होने के तौर पर यही है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट करें और तौहीन अदालत करें। और उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट की और अदलिया की, ये मैं समझता हूँ कि बेतौकीरी करने में इनका सबसे आगे हाथ होता है। और मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमज़ोरी है कि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI ने अगर एक जज साहिबा के बारे में बात की तो उनको तो 5 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत में बुला लिया। जब सुबह शाम इस तरह के वज़ीर मुशीर और इस तरह के लोग तौहीन अदालत करते हैं तो उनको क्यों नहीं तलब किया जाता, क्यों नहीं बुलाया जाता कि ये कंटेम्प्चुअस अल्फाज हैं इनके? पहली बात। दूसरी बात है कि ये लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी तरीके से तकसीम हो, और जहाँ तक इस बेंच का ताल्लुक है बिल्कुल क्वाइट लॉफुल जस्टिफिकेशन के साथ ये बेंच तरतीब दिया गया है, और जिसमें 2 ऑनरेबल जज साहबान ने जो रिफ्यूज़ल की है उसके बाद ये बेंच विद द कंसेंट ऑफ ऑल द बेंचेस, यानी 7 के 7 जज साहबान की मर्जी से ये बेंच बना है जो इस वक्त अवेलेबल है। बाकी जज साहबान छुट्टियों पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों के आईनी हुकूक मुअत्तल हैं। ये पाकिस्तान जो है बेआइन हो चुका है, इलेक्शंस अपने वक्त पे नहीं हो रहे, गैर आईनी तौर पर 2 इंटरम सेटअप्स 2 सूबों में बैठे हुए हैं। जिसको चाहते हैं पुलिस उठा के ले जाती है, जिसको चाहते हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल है, ये आपने बेंच की जो तश्कील है उसके हवाले से तो अपनी राय दी, लेकिन एक बड़ा रेलेवेंट सवाल आज अदालत में समाअत के दौरान भी उठाया गया कि जो मुतासरीन हैं उन्होंने तो इन ट्रायल के ऊपर या फौजी अदालतों में मुकदमात के ऊपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, दरख्वास्त दायर नहीं की, तो जो लोग मुतासरीन ही नहीं हैं वो क्यों फरीक बने? इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो यह है कि मुतासरीन का अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किसकी कस्टडी में हैं, कौन सी जेल में हैं, कौन ट्रायल कर रहा है, किस जगह पे ट्रायल शुरू हो चुका है, उनका वकील कौन है, उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको तो पता ही नहीं है।
तो क्या बुनियादी इंसानी हुकूक हमारी आवाम के किसने उठाने हैं? जो एतजाज एहसन साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन और सीनियर हमारे एडवोकेट हैं, उसने पटिशनर है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद ख्वाजा इसमें पटिशनर है, साहब इसमें पटिशनर है, और कई और वकला साहबान इसमें पटिशनर हैं। आज हालत ये है कि जो वकला हैं जब वो पटिशन फाइल करते हैं उनको उठा लिया जाता है। एक वकील रियाज हनीफ राई को 7 दिन के लिए उठा के ले गए, कहा कि अपने पटिशन वापस लें। उज़ैर करामत भंडारी को मिलने चला गया तो उसको उठा लिया गया रास्ते में ही। और इसी तरह कई और वकला हैं जिनको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लिया गया। लतीफ खोसा ने उस दिन स्पीच की हमारे एक कॉन्फ्रेंस में, तो उसके घर पे फायरिंग कर दी गई। अगर ये सिचुएशन है हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक की, और ये हालत है कि किसी को कोई बंदे का कोई पता नहीं है, घरों से उठा के ले जाते हैं, बच्चों को उठा लिया, बच्चियों को उठा लिया। अगर हमारा मुल्क में तो कोई तो जाके फिर दरख्वास्त दायर करेगा, इंसानी हुकूक है, तो ज़ाहिर उसके लिए किसी ने तो आवाज उठानी है। बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। बहुत शुक्रिया आपका शुएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच। वक्त बिल्कुल हमारा कम रह गया। भट्टी साहब, शुएब साहब ने भी अपनी राय दे दी, लेकिन अब जाते जाते आप बता दें कि ये जो सारी गुफ्तगू आज प्रोग्राम में हुई है, आपको क्या नज़र आ रहा है? अब ये आगे महाजराई बढ़ने जा रही है मुल्क में, या कुछ सूरत हाल सेटल हो जाएगी कुछ मुलाकातों और तयशुदा मामलात के बाद? समीना, अभी एक तेज आंधी आनी है जिसका मैं और आप असेस नहीं कर पा रहे। ये मेरा बीइंग ए जर्नलिस्ट तजर्बा है, मुझे गैब का इल्म नहीं है। अभी तेज आंधी आनी है, लोग समझ रहे हैं कि अभी और आनी है। खौफ और दहशत से सब कुछ दबा लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये प्रेशर कुकर फटने का इम्कान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए फरमाए। बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड रह गए जी भट्ट साहब। देखिए, जो आंधी आने वाली है भट्टी साहब वो तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर करूँगा कि IMF के साथ जो मुआहदा है वो तो नज़र आना बहुत धुंधला सा हो गया है। लेकिन फौरी तौर पर इसहाक डार साहब जो इस वक्त कर रहे हैं वो जनाब कराची पोर्ट का कंटेनर टर्मिनल जो है अबू धाबी पोर्ट्स अब चलाएगा, और जनाब 1.8 अरब असासे बेचने की तरफ जा रहे हैं। लग रहा है ऐसे मामला वक्त खत्म हो गया जी। आज प्रोग्राम बेच रहे हैं। ठीक है सर, आज यही प्रोग्राम को समेटते हैं। फिर अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।